सोना आपके पास है डली की शक्ल में तो उसकी कीमत बनी 75,000 रुपये। लेकिन आपके पास एक सेट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और वो सेट है फ़कत 2 तोले का, लेकिन उसकी कीमत 75,000 रुपये है। अब आपने कहा कि अरे 7.5 तोला सोना की कीमत 75,000 रुपये और इस सेट की कीमत 75,000 रुपये, तो इस पर भी ज़कात बन गई। ऐसा नहीं है। असल में सोने में बनावट का, बनाई का, मौजूदा कीमत जो बाज़ार में उसके रेट चल रहे हैं उस सेट के, इसका एतबार है ही नहीं, वज़न का एतबार है। लिहाजा अगर आपके पास बिलफ़र्ज़ 3-4 तोला का सेट है और इसके अलावा कोई चांदी या कैश पेमेंट आपके पास नहीं है, तो अब वो सेट चाहे लाखों रुपए का हो, आपके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी। तो मालूम ये हुआ कि सोना और चांदी के ज़ेवरात में भी वज़न का एतबार है। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी का सेट होगा तब उस पर ज़कात बनेगी। अगर ऐसा नहीं है तो ज़कात फिर नहीं होगी। हाँ, वो मसला आप याद रखें कि अगर बिलफर्ज कम है, 2 तोला का सेट है, तो फिर दीगर अगर आपके पास माल है उसके साथ मिलकर ज़कात बन जाए तो एक अलग बात है। लेकिन अगर सोना और चांदी की ही शक्ल में है और या सिर्फ सोना है, सिर्फ चांदी है, तो हम उसमें वही मिक़दार निसाब देखेंगे, वज़न का एतबार करेंगे, कीमत का एतबार नहीं होता। एक मसला ये भी याद रखिएगा कि जब आप सोना चांदी की ज़कात निकालना चाहें, एक तो है कि साल शुरू हो गया, मिसाल के तौर पे आपके पास 7.5 तोला सोना था, साल शुरू हो गया, अब साल का एंड आया, अब आप ज़कात पैसे के ज़रिए अदा करना चाहती हैं, तो इस 7.5 तोला सोने की मौजूदा कीमत का एतबार होगा। इस वक्त आप बाज़ार में जाकर रेट मालूम करें और उस मकाम का एतबार होगा जिस मकाम पर आप ज़कात अदा करना चाहती हैं। लिहाजा मिसाल के तौर पे अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें 7.5 तोला सोने का जो मेरे पास सेट है ये आज से 1 साल पहले था मसलन 60,000 रुपये का, अब आपने कीमत मालूम की तो 1.5 लाख रुपए का हो गया, तो आप कहें मैं तो 60,000 पे ज़कात निकालूंगी, 1.5 लाख पर नहीं, ये गलत है। मौजूदा कीमत का एतबार होगा। दूसरा, उसी मकाम का एतबार है जहाँ पर आप ज़कात निकाल रही हैं। लिहाजा बिलफ़र्ज़ आप यहाँ से चली गई किसी गाँव वगैरह में मिसाल के तौर पर, और आपका ये सोना चांदी का सेट है शहर में रखा हुआ है, शहर में उसी 7.5 तोला सोने की कीमत मिल रही है 1.5 लाख रुपए, लेकिन गांव में जाकर उसकी कीमत हो गई 1 लाख रुपए, तो आपको उस 1.5 लाख पर नहीं बल्कि इस मौजूदा जिस मकाम पे आप ज़कात अदा कर रही हैं इसकी कीमत अदा करनी होगी। लिहाजा जिस मकाम पर आप ज़कात निकालना चाहें उस मकाम पर 7.5 तोला सोने की कीमत मालूम करें और फिर आप ज़कात निकाल दें। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि सोना चांदी की ज़कात अदा करते हुए मौजूदा कीमत का एतबार होगा और जिस मकाम पर आप ज़कात निकाल रही हैं उस मकाम का एतबार होगा। एक मसला ये होता है कि बसा औक़ात, बल्कि अक्सर ऐसे ही होता है कि खालिसतन सोना और खालिसतन चांदी का सेट नहीं बनाया जाता बल्कि इसमें मिलावट की जाती है। अगर मिलावट ना की जाए तो ये सेट सही बन ही नहीं सकते हैं। तो अब ये मिलावट वाले सोने और चांदी का क्या मामला होगा? क्या हम इसमें मिलावट को निकाल कर वज़न का एतबार करेंगे या कुल का एतबार करेंगे? तो याद रखें कि इसमें उसूल ये होता है कि अगर सोना और चांदी में खोआ हो तो हम उस खोट की मिक़दार देखेंगे। अगर तो सोना और चांदी ज़्यादा हैं, खोट कम है, तो वो कुल सोना और चांदी ही कहलाएगा। गोया कि अब खोट भी सोने में शामिल है, चांदी भी सोने में शामिल है और उस पूरे वज़न का एतबार करके ज़कात निकाली जाएगी। और अगर बिलफ़र्ज़ खोट ज़्यादा है, सोना चांदी कम है, तो फिर अब ये इसमें चंद उसूल होते हैं। पहला इसमें उसूल ये होता है कि अगर हम सोना और चांदी को अलहदा कर लें तो ये देखेंगे कि सोना और चांदी अलहदा हो जाने के बाद मिक़दार निसाब हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर किसी बहन के पास 10 तोला सोने का एक सेट है जिसमें से 2.5 तोला तकरीबन जो है वो खोट है। अब 2.5 तोला अगर आप निकाल दें तो लाजिम सी बात है कि अब भी उनके पास 7.5 तोला सोना खालिसतन बाकी बचता है, तो इस पर ज़कात बन जाएगी। इसी तरह 52 तोला चांदी थी मसलन, उसमें खोट निकाला, खोट वगैरह मिलाकर जब देखा तो वो 60 तोला बन गई मिसाल के तौर पर, और उसमें से जब खोट निकालते हैं तो बाकी जो खालिसतन चांदी बनती है वो 52.5 तोला है। तो चूँकि अलहदा निकालने के बाद पूरी निसाब के बराबर सोना चांदी मौजूद है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि अब ये खोट कोई रुकावट नहीं डाल रही, इस सोना और चांदी पर ज़कात बनेगी। और अगर खोट गालिब है और इतना है कि और ऐसा सूरत है कि हम सोना चांदी को अलहदा करें तो मिक़दार निसाब नहीं बनती है, मसलन 5 तोला सोना निकलता है
2.5 تولہ کھوٹ ہے، اسی بلکہ اس سے زیادہ آپ کریں کہ اس طرح کے کھوٹ غالب ہو، تو اب اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اب ایسا نہیں کہ اس پہ کل پہ معاف ہو جائے گی، بلکہ جتنا سونا ہے، مثال کے طور پہ 2 تولہ سونا ہے اور اسی طرح مثلا 20 تولہ چاندی ہے، تو اب ہم اس سونا اور چاندی کو لے کر بقیہ مال دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اور کوئی مال موجود ہے کہ نہیں، مثلا کیش پیمنٹ وغیرہ، اس کے ساتھ اس خالصتاً سونے کی قیمت ملا کر پھر دیکھیں گے کہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اگر بنتی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، کرنی پڑے گی، ورنہ نہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ کھوٹ غالب ہے، 7.5 تولہ سونے کا بظاہر سیٹ ہے، لیکن 2 تولہ سونا ہے اور 5.5 تولہ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے۔ اب لازم بات ہے اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ 7.5 تولہ سونے کا سیٹ بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے تو اب یہ ہو گیا مال تجارت، اور اب مال تجارت کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ گھر کے اندر سیٹ ہے، کسی بہن کے پاس ہے، وہ پہنتی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ حساب و کتاب ہوگا۔ کھوٹ غالب ہے تو بقیہ سونے کو دیکھا جائے گا کہ مقدار نصاب کے برابر ہے یا نہیں، اگر ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو دیگر مالوں کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ بنائیں گے، اگر دیگر مال بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ معاف۔ اور اگر تجارت کی نیت سے یہ سیٹ رکھا ہوا ہے تو پھر مال تجارت کی حیثیت سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہم بنائیں گے۔ اب ہم ذرا قرض کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرضے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قرض ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو قرضہ دیتے لیتے ہیں، تو اس کے اندر جب بھی یہ قرضہ ہمارے پر ہوگا تو نصاب کی مقدار کو